हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह आज चलते हैं, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं महासंग्राम सीरीज़ का पार्ट 3। तो आप बताइए कि आपको कैसे लगे हैं 2 पार्ट, और क्या आपको कोई प्रॉफिट हुआ है उन पार्ट से, और आपके कितने मार्क आए हैं ये भी आपने अभी तक नहीं बताया है, तो ज़रूर से बताइए। और सीरीज़ कैसी लग रही है इसका भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे सोशल साइंस और हिंदी पर भी ऐसे ही MCQ सीरीज़ लेके आनी है, तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ही जल्द वो सीरीज़ भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। जितना भी मुझसे हो पाएगा, जितना टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपकी हेल्प हो सके और मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो सके। प्रॉफिट ये कि मुझे भी खुशी होगी मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। तो चलिए आज की सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। और जितने भी नंबर आए ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो जल्दी से बताइए कि एनीमिया रोग है ना जो, वो किसकी कमी के कारण होता है। चलिए मैं आपको इसका फटाफट आंसर बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितना आयरन होता है? तो जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन की मात्रा बतानी है कि कितना आयरन होता है। ऑप्शन ए 3.34 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 3.47 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 1 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 0.1 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना आयरन होता है? एक वयस्क व्यक्ति है जो, उसके शरीर में लगभग कितना आयरन होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 3.34 ग्राम, और ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 3.34 ग्राम, ऑप्शन बी है 3 to 4 ग्राम, ऑप्शन सी है 1 मिलीग्राम और ऑप्शन डी है 0.1 मिलीग्राम। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना आयरन होता है। तो इसका राइट आंसर है 3 to 4 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को जन्म के पहले साल यानी जन्म के बाद जो साल स्टार्ट होता है, जैसे 0 से 1 ईयर वाला, में लगभग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक जो बच्चा होता है उसका 0 से 1 ईयर तक में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जन्म के बाद जो ईयर स्टार्ट होती है उसमें? तो ऑप्शन ए है 200 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन बी है 110 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और ऑप्शन सी है 80 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और ऑप्शन डी है 50 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 110 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये लगा सकते हैं कि अगर 1 केजी का वेट है, 1 केजी वेट है, 1 केजी वेट है चाइल्ड का, तो उसके 1 केजी के अकॉर्डिंग 110 की केजी वो किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 1 किलो पर 110 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और अगर जैसे कि 2 केजी का है बेबी का वेट 2 केजी है, तो 110 1 केजी के लिए और 110 दूसरा जो एक और 1 केजी है उसके लिए, तो टोटल 220 हो जाएगा। तो 220 किलो कैलोरी बॉडी वेट की वो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से 1 केजी पर 110 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से शायद आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य डिलीवरी होने के बाद कितने समय में स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। सामान्य डिलीवरी का मतलब है कि नॉर्मल जो डिलीवरी हो जाती है जिसमें ऑपरेशन वाली डिलीवरी शामिल नहीं है, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी बोलेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद पूछा गया है कि कितने समय बाद फीडिंग करा सकते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है कि सामान्य डिलीवरी होने के बाद कितने समय में स्तनपान प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1 घंटे में, ऑप्शन बी आधे घंटे में, ऑप्शन सी 2 घंटे में और ऑप्शन डी 2.5 घंटे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधे घंटे में फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें हाफ आवर में ही फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद स्तनपान कितने समय बाद प्रारंभ कर देना चाहिए। अभी नॉर्मल डिलीवरी के बाद पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया है ऑपरेशन से जब बच्चा हुआ है, ऑपरेशन से जो बेबी हुआ है, तो उस लेडी को यानी मदर को कितने टाइम बाद फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन ए है आधे घंटे में, ऑप्शन बी है 2 घंटे में, ऑप्शन सी 4 घंटे में और ऑप्शन डी 3 घंटे में। तो जैसा कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें बताया गया है कि आधे घंटे में कर देनी चाहिए। तो ऑपरेशन के लिए राइट टाइम है 4 आवर का, 4 आवर के अंदर फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो महिला गर्भवती है उसके लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए मैं ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए है 35 से 40 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग, 45 से 50 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है 55 से 60 ग्राम पर डे और ऑप्शन डी है 65 से 70 ग्राम पर डे। तो एक गर्भवती महिला को जो प्रोटीन है ना, प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम लेना चाहिए। 65 से 70 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता गर्भवती महिला को पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल आहार कब उपयोग में लाया जाता है। तरल यानी कि लिक्विड जो होता है वो कब उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि ऑपरेशन के बाद लिक्विड पीना खाना चाहिए, या फिर बुखार की स्थिति में, या फिर ऑप्शन सी है पेट में संक्रमण और दस्त होने पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसको एक एक करके क्लियर करते हैं कि ऑपरेशन के बाद, जैसे कि देखा होगा और अक्सर पता रहता है कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को लिक्विड जैसे हल्की दाल और इस टाइप से लिक्विड ही देते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर ना पड़े चबाने में, इस तरीके से। तो लिक्विड ऑपरेशन में तो यूज़ किया जाता है। बुखार की स्थिति में भी बहुत वीकनेस आ जाती है तो ज़्यादातर लिक्विड ही देते हैं। और पेट के संक्रमण और दस्त होने पर, दस्त में तो ऑब्वियसली लिक्विड ही देते हैं, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी सारी जो 3 कंडीशन दी गई हैं, तीनों कंडीशन में ही लिक्विड मतलब तरल आहार का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की कमी या अधिकता अस्थि तथा दांतों में पैथोलॉजिकल परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। यानी कि जो हड्डी और दांत होते हैं उनमें जो पैथोलॉजिकल परिवर्तन होता है वो किस खनिज तत्व की कमी या अधिकता है। या तो वो कम होगा
या वो ज़्यादा होगा, दोनों ही कंडीशन में पैथोलॉजिकल परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी फ्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरीन। चलिए मैं एक बता देती हूँ आपको कि फ्लोरीन जो है ना उसको उसकी कमी होने पर, फ्लोरीन की कमी होती है ना तो दांतों में क्या अंतर होता है और अधिकता होने पर क्या पाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब फ्लोरीन की कमी होती है तो दांत घिसने लगते हैं या दांत घिसने या झड़ने लग जाते हैं। और अधिकता होने पर, अगर फ्लोरीन की अधिकता है तो अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के दांतों में ये कुछ मार्क टाइप के पड़ जाते हैं, निशान बना देते हैं, वो फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है। फ्लोरीन लगभग लिक्विड के रूप में ही लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की दूध में कमी होती है। दूध है जो उसमें किस चीज़ की कमी होती है। तो ऑप्शन ये है कैल्शियम की, ऑप्शन बी जिंक की, ऑप्शन सी आयरन की और ऑप्शन डी फास्फोरस की। तो देखिए दूध में कैल्शियम की तो कोई कमी नहीं होती है। चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आयरन की। दूध में आयरन की कमी पाई जाती है, दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसी लग रहा है, आपके लायक है या नहीं है, आपको काम आ रहा है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को बहुत अधिक पानी से धोने पर कितने प्रतिशत जल में घुलनशील विटामिन्स का और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। जो चावल है जब पकाते टाइम जो आप पकाते होंगे उसको धुलते हैं और बार बार धुलने से ना उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना वो धुलकर बाहर निकल जाते हैं। तो वो क्योंकि वो घुलनशील विटामिन्स होते हैं तो उनका लॉस हो जाता है। तो इसलिए चावल को बार बार नहीं धोना चाहिए। और इसमें बताइए कि कितना प्रतिशत विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15% है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही है। तो चावल को बार बार धोने से, अधिक पानी से धोने से ये मिनरल्स और विटामिन्स जो है ना 15% लॉस हो जाता है इनका। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं और बताइए आपको कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसे लगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे नए नए वीडियो के लिए आपका वेलकम है। तो आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है, किस तरीके से चल रही है, ये भी ज़रूर बताइए। और आपको अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अपनी तैयारी का लेवल तो 100% ही पता लगेगा कि किस तरीके से है आपकी तैयारी। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगी सोशल साइंस और हिंदी के वीडियो लेके आने के लिए। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।